हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे, जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में वन बाय वन हम लोग आपके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं सबको बताना चाहूंगी कि हमारा जो आज का सेशन है वो हम इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। मैं अब आप सभी को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बता देती हूँ। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, केयर गिवर्स, पेशेंट्स एंड सर्वाइवर से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंसर वेलनेस टिप्स एंड ब्लॉग्स भी मिलेंगे एंड और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीनिवास, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैं अब आप सभी को उनके बारे में और इस सेशन के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Our guest is Dr. Srinivas. He is an accomplished medical oncologist with over 13 years of experience as a specialist. He will be sharing his valuable insights on how patients can prepare themselves for cancer treatments, the questions to ask their doctors after a cancer diagnosis, tips to reduce the likelihood of cancer recurrence in the future, and much more. Dr. Srinivas is a valuable advocate for cancer awareness and also supports many cancer awareness campaigns. हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज सम इशू विद माय, सो आई थिंक इट इज गेटिंग पॉज्ड इन बिटवीन। हाय डॉक्टर। Hello. Thank you for everyone for joining. नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार है। Yeah, thank you so much, sir, for joining us today. And sir, सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है एंड जिसके बारे में हम आज डिस्कस करना चाहते थे, दैट कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है एंड तब इसका डायग्नोसिस होता है, तो पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स को क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने डॉक्टर से। जब कैंसर डायग्नोस होता है और डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट को और केयर गिवर को क्या क्वेश्चंस पूछना है। कैंसर एक बार डायग्नोसिस होता है तो इट इज बोथ द इमोशनल, sometimes some of the patients or patient relatives it may be emotional setback हो सकता है कभी कभी, और इसके वजह से सभी रिलेटिव्स एंग्शियस मूवमेंट में रहते हैं। तो यूजुअली कुछ पॉइंट्स जो डॉक्टर साहब बोलते हैं वो सभी पॉइंट्स वो उनका माइंड में रजिस्टर नहीं होता। तो इसीलिए एक बार वो डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस आता है तो यूजुअली रिलेटिव्स वो सभी हो सके तो रिलेटिव्स और पेशेंट लिखकर जो भी डॉक्टर बोलते हैं तो वो लिखकर रखना है, और पूरा सुनने के बाद घर जाके फिर एक काम माइंड से एनालाइज करके फिर जो भी उनको फिर से क्वेश्चंस आते हैं तो वो पूछना है। तो ऐसा मेथड करना है, नहीं तो डॉक्टर सभी बता चुके होंगे, लेकिन एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद फिर आके फिर वही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहली बार तो ये मेथड सभी पेशेंट को जब डायग्नोसिस होता है उनके पेशेंट का रिलेटिव को ये फॉलो करना है। सो जब पूछने के लिए ऐसा कि कैंसर कौन सी स्टेज में है, इस कैंसर को क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और डायग्नोसिस के लिए और क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स क्या है, और ये कैंसर पूरा क्यूर हो सकता है कि नहीं, कौन सी स्टेज में है, और ट्रीटमेंट का क्या क्या साइड इफेक्ट है, और रिसेंट एडवांसेस इसमें कुछ अभी है कि नहीं, ये सभी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी सर। एंड सर, ये भी एक क्वेश्चन रहता है कई लोगों को कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया एंड ब्लड कैंसर्स एंड ऑल, तो इनके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। या कॉमनली हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में और एशियन कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से जो डेथ होता है वो ज्यादा है।
कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज हम देखेंगे, वहाँ पे इंसिडेंस ज्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन डेथ बहुत कम है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट में ही उनका पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर का, सभी महिलाएं वो नेग्लेक्ट करते हैं। एक तो सोशल एम्बेरसमेंट हो सकता है, नहीं तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैंसर नहीं हो सकता ऐसा नेग्लेक्ट कर सकते हैं सिम्टम्स। इसकी वजह से जब डॉक्टर साहब को, डॉक्टर या मेडिकल अटेंशन लेते हैं, तब तक एडवांस्ड स्टेज में हो सकता है वो। इसीलिए जब एडवांस स्टेज 3 या स्टेज 4 में होता है, हम ब्रेस्ट कैंसर को क्यूर नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले पेनलेस ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट कैंसर का जो सिम्टम है वो लंप होता है या गांठ होता है, गांठ बोलते हैं, वो पेनलेस होता है इनिशियली जब अपेयर होता है। तो इसीलिए जब भी पेनलेस गांठ स्तन में दिखने को मिलता है, जो भी महिलाओं को तुरंत अपने डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर या जो भी आपका फैमिली डॉक्टर को जाके पहले बार तपास करना है। क्योंकि ये गांठ कभी कभी कैंसर ना भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर ना होने का चांसेस वो फाइब्रोडिनोमा बोलते हैं, उसमें कुछ नहीं करने का है, जस्ट वी कैन ऑब्जर्व। जब कैंसर का गांठ होता है तो उसके लिए और कुछ टेस्ट करके, जब पेनलेस लंप होता है, दर्द के बिना जो गांठ होता है, वो अर्ली स्टेज में होता है, उसको हम क्यों कर सकते हैं, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम वही है, पेनलेस लंप। और उसके बाद अगर ऐसे ही वो नेग्लेक्ट करते हैं पेनलेस लंप को, वो गांठ को ठीक से मेडिकल अटेंशन नहीं देते, तो वो निपल डिस्चार्ज आ सकता है, और वो स्किन को इन्फिल्ट्रेट करके अल्सरेशन करके पेन हो सकता है। अगर वो ब्रेस्ट कैंसर को, ब्रेस्ट ऑर्गन को छोड़ के दूसरी जगह पहुंचता है, लेकिन लीवर या बोन में होता है, तो पेट में दर्द हो सकता है, बैक में दर्द हो सकता है। ये सभी ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम्स है। और कभी कभी वो जब ज्यादा कैंसर बढ़ता है तो निपल में डिस्चार्ज हो सकता है, निपल में ब्लड जैसा निकल सकता है, और ब्रेस्ट साइज कम हो सकता है। तो ये सभी ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम्स है। तो सबसे पहली बात याद रखना है, पेनलेस लंप। सो सभी जो आई मीन ऐसा सोचते हैं कि जब कैंसर आता है तो यूजुअली पेन एसोसिएटेड होता है, तो पेनलेस है तो कैंसर नहीं हो सकता, ऐसे ही सोच के वो मेडिकल अटेंशन नहीं लेते। तो जो भी पेनलेस लंप है ब्रेस्ट में, तो तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। तो इसके अलावा अगर लंग कैंसर का एग्जांपल लेता है, तो खांसी आ सकता है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन लंग कैंसर का भी कोई ऐसा सिंगल सिम्टम नहीं है वो, अच्छा ये लंग कैंसर का है, ये इन्फेक्शन का है, ऐसा नहीं है। इवन ट्यूबरकुलोसिस में इन्फेक्शन होता है तो भी वो ब्लड कांसी कफ में से ब्लड निकल सकता है। तो इसीलिए अगर ये सिम्टम्स 4 हफ्ते तक या 2 महीने तक ठीक नहीं होता, तो तुरंत सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे करवाना है, अपने डॉक्टर को पास जाके दिखाना है, तो डॉक्टर देख पाएंगे ये ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या कैंसर, लंग कैंसर का है। तो इसीलिए जो भी बॉडी में जो भी कैंसर होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओके ये सिम्टम इस कैंसर से आ रहा है, कैंसर से है। सभी फॉर एग्जांपल हम ओरल कैंसर का लेते हैं, तो थ्रोट कैंसर का लेता है, थ्रोट कैंसर में वॉइस चेंज हो सकता है, स्वॉलोइंग डिफिकल्टी हो सकता है, और अभी ओरल इन्फेक्शन भी हो तो भी पेन और स्वॉलोइंग का डिफिकल्टी होता है। अगर ये सिम्टम ठीक से आई मीन विद इन 1 वीक 2 वीक में अगर कम नहीं हुआ था, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके तपास करवाना है। तो इसीलिए एक कैंसर का एक ही इसी सिम्टम से हम जज नहीं कर सकते, हाँ ये कैंसर की वजह से है, तो कैंसर की वजह से है, ये बिना कैंसर का है। तो जो भी सिम्टम परसिस्ट होता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके मेडिकल अटेंशन लेना है। तो डॉक्टर देख असेस कर पाएंगे कि ये सिम्टम कैंसर की वजह से है या कैंसर नहीं है।
जी सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना डिटेल में अच्छे से आपने पूरे साइंस एंड सिम्टम्स बताए। सर, एक ये क्वेश्चन था, लाइक जो बिल्कुल ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी हो गया या रेडिएशन थेरेपी हो गया, इन सब के बारे में कई लोग जानते हैं, बट अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, इन सब के बारे में लोगों को ज्यादातर नहीं है, तो वो लोग इस बारे में भी लाइक जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं एग्जैक्टली ये ट्रीटमेंट्स। या बहुत अच्छा, आई मीन वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा। सो टारगेटेड थेरेपी मतलब हम जो भी कैंसर हम अभी टेस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ टारगेट देखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल ही हम लेते हैं, तो हम ब्रेस्ट कैंसर का बायोप्सी टेस्ट लेने के बाद हम मॉलिक्यूलर टेस्ट करेंगे, लाइक हर2 न्यू एक टेस्ट आएगा। वो बायोप्सी वो टिश्यू कैंसर के टिश्यू के ऊपर ही करेंगे। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हम उसके अपोजिट में एंटी हर2 थेरेपी यूज करेंगे। वो इंजेक्शन, वो जो जो मेडिसिन है, वो जो भी रिसेप्टर है, वो हर2 का रिसेप्टर है, वहां पे जाके वो कैंसर ग्रोथ को कम करता है। तो इसलिए वो एक टारगेट है, और टारगेट के ऊपर अपोजिट हम वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टारगेटेड थेरेपी है अवेलेबल है, हेड एंड नेक कैंसर में, ओरल थ्रोट कैंसर में भी, ब्रेस्ट कैंसर में है, लंग कैंसर में है, कैंसर में है, और इंटेस्टिनल कैंसर में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये टारगेटेड थेरेपी कीमोथेरेपी के साथ साथ ही देते हैं। और उसके बाद कीमोथेरेपी के साथ दिया तो थोड़ा साइड इफेक्ट भी कम होता है, और इफेक्टिवनेस भी ज्यादा रहता है। और मेंटेनेंस थेरेपी हम दे सकते हैं। कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी दोनों साथ में देके 6 साइकिल तक साथ में देते हैं। उसके बाद सिर्फ टारगेट थेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए मेंटेनेंस थेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी के बात आया तो हम इम्यूनोथेरेपी यूजुअली इसका मैकेनिज्म कैसा वर्क करता है वो मैं पहले बोल देता हूँ। कैंसर की वजह से यूजुअली इम्यूनिटी लेवल, बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। कैंसर हैज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एज सच। सो ये इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, ये सप्रेशन जो कैंसर की वजह से हुआ है, वो सप्रेशन निकाल के बॉडी को इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो बॉडी इम्यूनिटी विल ट्राई टू एक्ट ऑन द कैंसर सेल्स। सो तो एक एंटी कैंसर इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है जब इम्यूनोथेरेपी हम देते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी कौन कौन सी डिजीज में दे सकते हैं? अभी तो अर्ली डिजीज में भी इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, और जब एडवांस सभी कीमोथेरेपी फेल होने के बाद भी हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। लेकिन इम्यूनोथेरेपी के लिए कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, जैसे PDL1। एंड देन PDL1 वो रिसेप्टर टेस्ट है, वो कैंसर के टिश्यू बायोप्सी के ऊपर ही करते हैं। और टोटल म्यूटेशन बर्डन जीनोमिक टेस्ट करते हैं। अगर उसमें वो पॉजिटिव आया, तो ये इम्यूनोथेरेपी वर्क करने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो इम्यूनोथेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपी हम ये मॉलिक्यूलर टेस्ट और जीनोमिक टेस्ट करके करते हैं। और ये अभी सम ऑफ द कैंसर लाइक जेनेटिक, वो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में ये जीन टेस्ट करना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट करके इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी दे सकते हैं कि नहीं, वो डिसाइड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सर, एक ये क्वेश्चन था, लाइक अक्सर तब डॉक्टर्स बताते हैं पेशेंट्स को दैट को ट्रीटमेंट्स ये लेने हैं, बी इट कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी। तो कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा घबराहट होता है, वो बोलते हैं कि ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए, इनसे साइड इफेक्ट्स होंगे। तो सर, ऐसे उनको मतलब कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए इन ट्रीटमेंट्स के लिए? या अ, वही तो जो भी हम हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे भी ऐसे पेशेंट आते हैं। जब भी हम कीमोथेरेपी के बारे में बोलते हैं या कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के बारे में बोलते हैं, तो नेक्स्ट डे से ही वो नहीं आते, और 6 महीने 1 साल के बाद फिर बहुत डिजीज प्रोग्रेस होके आते हैं। तो ऐसा पूछे तो बोलते बोलते हैं कि क्यों नहीं आया, तो
they reply that some of their relatives they have told that because of chemotherapy they go down, they बहुत प्रॉब्लम होता है कीमोथेरेपी की वजह से। तो हम एडवाइस करते हैं सभी पेशेंट को और पेशेंट रिलेटिव्स को कि डॉक्टर जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो एक दिन में या एक महीने में 100 से 500 पेशेंट्स कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद आप नहीं सुनते। और आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो आपके अपने लाइफ टाइम में एक और दो पेशेंट के कहानी जैसे सुनते हैं, तो उनके बाद सुन के वो ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो कीमोथेरेपी ऐसा ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी देते देते ही पेशेंट एकदम डाउन हो जाएगा। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कि लूज मोशन, टायर्डनेस हो सकता है, ब्लड काउंट्स कम होकर फीवर आ सकता है, लेकिन उसके लिए सभी ट्रीटमेंट है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉमिटिंग ना होने के लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है। और अभी का कीमोथेरेपी, अभी भी बोल रहा था कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों मिला के देने से साइड इफेक्ट भी कम होता है, कीमोथेरेपी का डोज भी कम होता है। तो और जो भी हम एडवांस्ड टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आए हैं, लेकिन कीमोथेरेपी से ही बहुत सारे पेशेंट को हम कैंसर का सिम्टम्स बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कीमोथेरेपी अगर रिस्पांस कर रहा है तो विद इन हफ्ते में, 2 हफ्ते में हम रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप आपके डॉक्टर कीमोथेरेपी के बारे में एडवाइस देते हैं, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के एक्सपीरियंस को ना सुन के, डॉक्टर जो बहुत सारे पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं उनको उनका बात सुनिए और ट्रीटमेंट ले लीजिए। जी सर, बिल्कुल। इनफैक्ट अब तो मतलब लोगों को पता चलता भी है, सबकी बॉडीज डिफरेंट होती हैं, तो ऐसे नहीं है कि अगर किसी को उसके इतने साइड इफेक्ट्स हुए हैं तो मतलब उनको भी होंगे। एंड अब तो इतने थेरेपीज हैं, इतने कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शंस हैं, डाइट अच्छी करिए, लाइफस्टाइल अच्छा करिए, तो उससे भी काफी हेल्प मिलता है साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में। जी सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये जो कैंसर रेकरेंस वर्ड होता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है एंड चांसेस होते हैं कैंसर रेकरेंस या रिलैप्स होने के? इसलिए कैंसर जब भी एडवांस स्टेज में हम पाए जाते हैं, लेकिन जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 2 और स्टेज 3 कैंसर एडवांस्ड में आते हैं, तो पहली बार तो ट्रीटमेंट में काम आई मीन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो चांसेस आने का चांसेस वापस आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। स्टेज 3 में अगर ब्रेस्ट कैंसर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो वापस आने का चांसेस अराउंड 20 to 30% रहेगा। तो इसीलिए सभी कैंसर में, जैसे लंग कैंसर हम लेंगे, इवन स्टेज 1 सर्जरी करके कीमोथेरेपी, रेडिएशन लेने के बाद भी 15 to 20% चांस रहेगा कि वापस आ सकता है। तो सभी डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन के लिए डिफरेंट परसेंटेज रहेगा। बट अगर अर्ली स्टेज में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो रिकरेंस चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन एडवांस्ड स्टेज में हम ट्रीटमेंट करके तो 2 साल 3 साल में इमीडिएटली तुरंत आने का चांसेस रहेगा। तो उसके लिए अभी हम जीनोमिक टेस्ट करते हैं और कुछ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट उनको चाहिए कि नहीं, वो सभी करके हम डिसाइड करते हैं। तो शायद हम रिकरेंस को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। तो रिकरेंस देखने के लिए सभी पेशेंट को हम पेट सीटी स्कैन हफ्ते आई मीन साल में एक बार, या कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। तो सभी सारे डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, सम ऑफ द टेस्ट्स आर अवेलेबल, हम उसको एडवाइस करते हैं सो दैट रिकरेंस हम जल्दी देख पा सकते हैं। जी सर। एंड सर, जैसे अभी आपने रेकरेंस के बारे में इतना अच्छे से बताया है, तो क्या ऐसे हैबिट्स हैं, कोई ऐसे मेजर्स हैं जो पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स ले सकते हैं जिससे कि उसके रेकरेंस के चांसेस को कम किया जा सके? Definitely, that is what nowadays, because of genetic testing,
we are able to we have one test called circulating tumor cells. अगर पूरा कैंसर कम होके ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हम पेट करते हैं और उसमें भी कैंसर नहीं दिख रहा है, तो कभी-कभी ब्लड में भी हम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो उसमें पॉजिटिव आया तो हम कुछ टैबलेट 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक देख के वो कैंसर आने का चांसेस भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो जेनेटिक टेस्ट और सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स वो सभी करना जरूरी है। और ये जीन टेस्ट में हम ये भी पता चलेगा कि कैंसर आने का चांसेस कितना है, फैमिली में कैंसर आने का चांसेस कितना है, वो सभी भी हम समझ सकते हैं, और अग्रेसिवनेस कितना है। तो इसीलिए पूरा एकदम इनिशियल एवैल्यूएशन, फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट एवैल्यूएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। कैंसर आने के बाद, रिकरेंस होने के बाद ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तब क्यूर करना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट ट्रीटमेंट जो करते हैं तब हिट हार्ड फर्स्ट टाइम, दैट इज बोलते हैं ना, ऐसा करना जरूरी है। जी सर, एंड थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने इस बारे में इतना बताया, एंड एक फैक्टर सर, लाइक माइंड बॉडी वेलनेस का क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है ट्रीटमेंट के दौरान? स्पेशली लोग काफी ज्यादा इमोशनली इतनी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उस पे ध्यान देना क्यों इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद भी? या सो इमोशन, आपने सही बताया, इमोशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सभी हमको देखने को मिलता है पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव्स को। अगर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट, ये क्या हो गया मुझे, मेरे पूरा जिंदगी में मुझे कुछ नहीं होता, अभी क्यों आया है, वो सभी वो सोच के बहुत डिप्रेशन होता है। तो हमने देखा है, और बहुत सारे लिटरेचर भी पढ़ने को मिलता है, अगर पेशेंट डिप्रेशन में जाता है तो उनका इम्यूनिटी लेवल भी कम होता है और कैंसर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए आपके डॉक्टर और आपके जो भी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे यूजुअली वहाँ पे काउंसलर होंगे, साइको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, वो काउंसलिंग करते हैं। और उसके साथ योगा और मेडिटेशन भी साथ में करना है, और एक्सरसाइज भी साथ में करना है। तो और साइकियाट्रिस्ट का हेल्प लेके आपका इमोशंस कम करके ट्रीटमेंट लेना है। और जो भी कैंसर आता है, वही तो, सभी कैंसर को हम अभी बहुत सारे एडवांसेस आए हैं, सभी कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैंसर आया था वो डेथ सेंटेंस, कैंसर आ गया तो वो डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसर को हम, लाइक डायबिटीज का, फॉर लॉन्ग टाइम वी कैन कंट्रोल द डिजीज। डायबिटीज भी क्यूर नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन भी क्यूर नहीं कर सकते। सो ऐसे ही हम ऐसे ही कैंसर को हम ऐसे ही कर रहे हैं। कैंसर होगा, लेकिन टैबलेट और इंजेक्शन से बहुत सारे साल तक कंट्रोल करके ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर आएगा तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर है, लेकिन गैस्ट्रिक कैंसर और कुछ पैंक्रियाटिक कैंसर है, एडवांस स्टेज में आता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ थोड़ा अग्रेसिव कैंसर है, वो उसको थोड़ा कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे एडवांसेस आए हैं जो हम टैबलेट से ही कुछ काम चला सकते हैं। जी सर। सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को? या सो जब भी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर आपको मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डॉक्टर से, अपनी ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से ऑल द इंफॉर्मेशन आपको लेना है। और उसके बाद ट्रीटमेंट का डिटेल्स भी लेना है। और आपके कीमत, जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर बोलते हैं, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस उनके कीमोथेरेपी को अवॉइड मत कीजिए। और अभी तो बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, जेनेटिक टेस्ट सभी कैंसर में आ रहा है। अभी जेनेटिक टेस्ट तो ऐसा है कि ये पहले कीमोथेरेपी लाइक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट,
कीमोथेरेपी पहले ऐसा होता था कि ब्लैंकेट ट्रीटमेंट, जब भी कैंसर है वो कीमोथेरेपी दे दो। अभी ऐसा नहीं है, अभी लाइक टेलर मेड प्रिसिशन मेडिसिन बोलते हैं, टेलर मेड ट्रीटमेंट। उनका ट्यूमर का जेनेटिक मेकअप हम समझते हैं पहले, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो बहुत सारे एडवांसेस आए हैं, तो इसीलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। और पूरे इंफॉर्मेशन आप अभी तो ऑनलाइन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, वो सभी पढ़िए और डॉक्टर साहब को जाके पूछिए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ले लीजिए। लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से आप देख के आप अपने आप ट्रीटमेंट ना लीजिए। ओके, सो ये मेरा मैसेज है। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी नॉलेज शेयर करी है हमारे साथ, इतनी चीजें आपने बताई हमें। एंड आपके लिए हमारे पास एक दो क्वेश्चंस भी हैं, एंड एक दो लोग हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सो हम विद इन द सेशन टाइम हम लोग उनको एक बार वन बाय वन उनको भी देख लेते हैं। एंड उससे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर सकते हैं एंड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कैंसर रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हम हमेशा आपके लिए हैं। आप कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। मैं नंबर एक बार रिपीट भी कर रही हूँ। नंबर है 9930709000। मैं एक और बार नंबर बोल देती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको चैट बॉक्स नहीं मिल पाता है। सो नंबर है 9930709000। तो आप इस नंबर पे हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड और भी कोई क्वेरी है तो उसको भी हम आपको सॉल्व करेंगे। एंड दीपक जी डॉक्टर से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, दीपक जी। डॉक्टर श्रीनिवास। हाँ, हेलो दीपक जी। सर मेरी वाइफ ER पॉजिटिव, PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव। 2015 में लंपेक्टोमी किया था, उसके बाद में टैमोक्सिफन बढ़ते, अभी रिलैप्स हुआ है 2021 में। उसके बाद में पाल्बोसाइक्लिन विद लेट्रोजोल था, लेट्रोजोल फेल हुआ, 3 मंथ हमने फुलवेस्ट्रेन दिया। एवरीवेयर इट इज क्लियर, बट नाउ द थिंग इज दैट न्यू लीजन कम्स इन द लीवर and it covers total right lobe of the liver. Okay. So what is the next line of the treatment? ER positive, PR negative. PR negative, HER2 negative. अच्छा, अभी 2021 में पाल्बोसाइक्लिन 3 महीने लिया, उसके बाद फिर से आ गया। पाल्बोसाइक्लिन हो गया 22 months. कितने महीना? 22 months लिया। Yes. उसके बाद there was a progression. Yeah, everywhere it's clear, but now the new lesion comes in the liver. When is this liver lesion? Now it is recently it has come. Yeah, liver comes in the November, and just day before yesterday I have made the. तो यूजुअली हम इस तरह के क्या करते हैं, फिर से रिपीट बायोप्सी करके वो ER PR स्ट्रांगली पॉजिटिव है कि नहीं देखते हैं। Yes, that also I have done. What is that? In the same thing it comes, ER is 90%, PR negative, HER2 is a 1+. HER2 is 1+. But not amplified. I have done the FISH test with that. FISH test is done. Okay. ER कितना स्कोर है ER का? ER 90%. 90%. तो इसीलिए शायद वही तो अभी 2015 से अभी तक ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स तक हार्मोन थेरेपी लिया, टैबलेट लिया है, तो हार्मोन रेजिस्टेंस हुआ होगा, तो इसीलिए अभी इनको शायद कीमोथेरेपी शुरू करना जरूरी है। Yes, doctor asked me to do the nab-paclitaxel weekly. But whether I go with the chemo or I can go with the alpelisib. BA3 के म्यूटेशन पॉजिटिव है? Yes, it's positive, but doctor say BA3 के म्यूटेशन पॉजिटिव है तो अल्पेलिसिब और फुलविस्टन कंटिन्यू कर सकते हैं। This hormone is not working, that's why my doctor said no, इसीलिए हम वो PA3 के अलावा जीनोमिक टेस्ट अभी बोल रहा था ना मैंने, जीनोमिक टेस्ट भी जेनेटिक टेस्ट बोलेंगे, जेनेटिक टेस्ट करेंगे। I have sent now for 120 jump line.
You have done, huh? Yeah, I have done that, and all the germline are negative. Okay. All the genetic tests are negative. Yes. Okay. तो शायद मेरे ख्याल से 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट देख के लेना है, क्योंकि अल्प्लिसिब में थोड़ा साइड इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ओरल अल्सर्स वो सभी डॉक्टर वही बोल रहे हैं हाँ, कि इससे आपको शुगर बहुत सूटअप हो जाएगी। अभी भी ऑलरेडी शुगर है 125 हाँ, तो थोड़ा साइड इफेक्ट हमारे इंडियन पेशेंट्स टॉलरेट नहीं कर सकते वो टैबलेट, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी देख के उसके बाद अल्प्लिसिब मेंटेनेंस थेरेपी दे सकते हैं। Okay, अल्प्लिसिब is a maintenance therapy we can do. We can give because or we can do the palbociclib later on as a maintenance. palbociclib अभी नहीं दे सकते क्योंकि लिवर में फिर से आया है ना, palbociclib हम नहीं दे सकते। Okay. Just it get free. Just now it get free and it's not working now. आप कहाँ से बोल रहे हैं? Mumbai. Mumbai. Okay, 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 sir. No, I'm connected in this Genonco from 21. Okay. And I'm not only caregiver to my wife, I'm caregiver to the many people. Oh, okay, okay. I'm doing this social activity. Oh, good, good, good. Thank you, sir. Thank you. Wonderful job. Even I'm a member of the ESCO. Oh, okay. Okay. Okay, sir. Okay. Great. So first I have to do the 3 months chemo, then we can go for the yeah. If single lesion है तो वहाँ पे रेडिएशन भी दे सकते हैं आप, लिवर में है रेडिएशन भी दे सकते हैं। Right lobe is totally fully covered. Oh, then chemo शुरू करना है पहले। Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much, Deepak ji. And प्रिया दर्शनी जी भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। एंड इससे पहले मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा सेशन का टाइम भी ऑलमोस्ट एक्सीड होने वाला है। सो जितने भी लोगों ने अपना हैंड रेस किया है, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ मुझे चैट पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि अगर टाइम एक्सीड हो जाए तो आप हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, एंड देन बाद में हम लोग आपको डॉक्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो प्रिया दर्शनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मेरा वाइफ का सर ओवरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके ओरल बाद कैंसर, ओवरियन कैंसर। हाँ। उसका सर मतलब 3 केमो लग के फिर ऑपरेशन हुआ, फिर 3 केमो लगा। अभी सर पूरा ट्रीटमेंट हो गया है। लेकिन सर उसका जो जेनेटिक टेस्ट है BRCA पूरा नेगेटिव आया था। तो सर अभी आगे का सर क्या करना होगा सर, कुछ गाइड कर पाएंगे सर? अभी ट्रीटमेंट कब खत्म हुआ है? सर नवंबर में हुआ है, लास्ट ईयर नवंबर में। लास्ट ईयर नवंबर में। और स्टेज क्या था इनका? थर्ड स्टेज। ब्राका टेस्ट नेगेटिव आया तो यूजुअली हम वो असाइटिस अभी था सर्जरी से पहले, फ्लूइड था एब्डोमेन में। सर सर्जरी से पहले तो नहीं था, लेकिन जब सर्जरी हो गया था फ्लूइड पॉजिटिव आया था। वो बेवसिस में आपके इंजेक्शन कुछ दिया था इनको? इंजेक्शन तो सर ऐसा कुछ दिया नहीं था। जो कुछ मेंटेनेंस थेरेपी आता है, लेकिन जैसा बायोलॉजिकल थेरेपी, टारगेट थेरेपी है, जैसा मेंटेनेंस थेरेपी है, लेकिन वो पूरा आपका केस स्टडी करके बता सकते हैं कि वो दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपका डॉक्टर डिसाइड नहीं किया है तो सिर्फ यही ट्रीटमेंट है, जस्ट ऑब्जर्व करता रहना है। CA-125 वो 3 महीने में एक बार करते रहना है। और अगर ब्राका टेस्ट नेगेटिव है तो और एक टेस्ट है HRR पॉजिटिव, HRR पाथवे, HRR जीन टेस्टिंग भी आता है, वो भी कर सकते हैं। अगर उसमें पॉजिटिव है सर, HRD के लिए मतलब दिए थे सैंपल, लेकिन वो फेल हो गया, वो नहीं हो पाया था। अच्छा। हाँ सर। तो उसमें अगर पॉजिटिव आया, अगर घर में किसी को है ऐसा ओवरियन कैंसर? नो सर, पहला केस है। किसी को नहीं, फैमिली में नहीं है किसी को भी? ना सर। ओके। तो इसीलिए अगर वो HRD की अगर नहीं तो वो नहीं आए तो वो जीनोमिक टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी HRD का पता चल जाएगा। अगर वो उसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो वो टेस्ट कर सकते हैं। ब्राका के वो जो टैबलेट करते हैं ना, वो HRD भी पॉजिटिव आए तो वो भी टैबलेट करेंगे, टैबलेट यूज कर सकते हैं। नहीं तो जस्ट ऑब्जर्वेशन CA-125 3 मंथ्स करते रहना है। जब भी वो ज्यादा होता है तो तुरंत आपके डॉक्टर को पास जाना है।
अच्छा अच्छा, हाँ वही सब किए हैं सर, बाकी बाकी और कोई ट्रीटमेंट के लिए माना नहीं, मतलब वो लोग इतना ही है हाँ, करके। वो यूजुअली बायोलॉजिकल थेरेपी देते हैं हम बेसिस में आप करके है, लेकिन वो आपके पूरा केस देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि वो मेंटेनेंस थेरेपी दे सकते हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब दवाई हो है अभी ले सकते हैं हम लोग ना सर? हाँ, मेंटेनेंस थेरेपी है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया से उसको स्टार्ट करने के लिए है। वो पूरा केस देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा, ऐसे ही अच्छा, वो टीवी पे इसमें नहीं बता सकता मैं। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। ठीक है, ठीक है, डिटेल्स ओके भेज थैंक। सकते हैं मुझे, जन अंकों को पूछ लीजिए, वो मेरा नंबर दे देंगे, आपको सेंड कर सकते हैं। ओके, राइट राइट, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। या थैंक यू सो मच सर, आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए। सो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं जो आप फर्दर कनेक्ट करना चाहते हैं, हम उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। मैं फिर से सबको बताना चाहूंगी, कविता जी, शांता जी, पूनम जी, आप प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास लास्ट के 5 मिनट्स ही हैं। सो हम लोग सब लोगों के सेशंस नहीं ले पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, बट वील ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व एवरीवन्स क्वेश्चंस। सो आईफोन की नेम से या आईफोन की नेम से एक अकाउंट है, जिनके कोई डाउट्स है मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। आई थिंक उनकी साइड कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। पूनम जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहती हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ पूनम जी। नमस्कार सर। नमस्कार, सर नमस्कार। मेरे हस्बैंड को जुलाई 21 में ओरल सर्जरी हुई थी, तो नियर टोटल ग्लोसेक्टमी का हुआ था पूरा ऑपरेशन। और अभी दिसंबर में उनका पूरा बॉडी स्कैन हुआ था, सब नॉर्मल आया था सारा। लेकिन अभी 1.5 महीना पास्ट हुआ है, तो उनके जो टॉन्सिलर पिलर है उसमें थोड़ा सा लीजन जैसा लाइट, बहुत स्लाइट दिख रहा है। तो डॉक्टर ने अभी तो बोला है 5-7 दिन वेट करके बायोप्सी करा लीजिए। तो बस आई जस्ट वांटेड टू नो कि अगर बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू ऑप्ट। अगर बहुत बहुत छोटा लीजन है, हाँ, तो अगर सर्जरी करके निकाल सकते हैं तो बेस्ट सर्जरी है, नहीं यस। तो बहुत छोटे की लेजर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वेयर इट इज अवेलेबल लेजर ट्रीटमेंट? लेजर ट्रीटमेंट कहीं पे बहुत सारे कहीं पे? सेंटर्स में है। अच्छा, और सर इसके बाद अगर जिससे ठीक हो जाता है, फिर जो आप जीनोम टेस्ट के लिए बता रहे हैं कि हम फर्दर रिकरेंस के लिए प्लान कर पाएंगे, तो वो सर कहाँ पर कैसे कराएंगे हम? वो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी, नंबर हाँ, लेके तो जनरल जननांकों से से। पूछ लीजिए, ओके वो ओके। बताएंगे मुझे। तो मतलब अगर इतना छोटा लीजन है तो वी डोंट नीड टू गो फॉर इम्यूनोथेरेपी और एनी हाँ, अदर थिंग? वो नहीं, वो सीटी स्कैन वो सभी करके अगर ज्यादा है तो ही इम्यूनोथेरेपी वो अभी तो सर 1.5 महीने पहले ही स्कैन हुआ था, स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल है, तो शायद बिल्कुल। वो लेजर थेरेपी या सिर्फ एक्सिशन करने से निकल आ सकता है, लेकिन ऐसा फर्दर रिकरेंस के लिए? फिर से आया है तो चांसेस रहेगा इनका, और भी आने का चांसेस रहेगा। स्मोकिंग अभी भी कंटिन्यू है, नहीं नहीं, स्मोक? कुछ नहीं सर, पूरी तरह लाइफस्टाइल चेंज कर दिया हम लोगों ने, पूरा एंटी कैंसर डाइट वगैरह सब फॉलो करें। मे भी ना भी निकले, लेकिन अगर निकलता है तो एक बस जस्ट टू रूल आउट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच कविता जी, आप अपना जो अपना नंबर है वो शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग आपसे इसके बाद कनेक्ट कर सकें और डॉक्टर को भी आपसे कनेक्ट कर सकें। कविता जी हैं, एंड कविता जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, हाँ, हेलो कैन यू मैडम। हियर मी? यस मैडम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, नमस्ते सर। यहाँ पे एक्चुअली रात है, मैं यहाँ से ऑस्टिन से बोल रही हूँ। हाँ, रात क्या अर्ली मॉर्निंग है। मैं जल्दी से क्वेश्चन करूंगी। एक्चुअली आई एम अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। मुझे यू आर स्पीकिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ऑस्टिन टेक्सास। टेक्सास? ओके ओके, या। हाँ, तो मेरा 2016 में ब्रेस्ट कैंसर था, एंड आई गॉट ऑल ट्रीटमेंट लाइक रेडिएशन, कीमो, एंड अगेन लास्ट ईयर जीरो स्टेज, एंड अगेन रिलैप्स तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अर्लियर इट वाज ERPR पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव। अभी आया था जो वो था नेगेटिव बोथ। तो उन्होंने जो भी सर्जरी वगैरह कर दिया, और उसके बाद फर्दर नहीं कुछ बोला। अभी बोन डेंसिटी वगैरह किया तो मेरा ऑस्टोपेनिया आया है। तो नाउ दे आर सेइंग ज़ोमेटा। तो पहले भी बोला था, बट आई वाज स्केयर्ड कि उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है, एंड बार बार। तो अभी क्या करना चाहिए? उसके कोई साइड इफेक्ट है? आप पूछ रहे हैं कि जोमेटा लेने से कुछ साइड इफेक्ट होता है कि नहीं, वही हाँ, वो जानना चाहते हैं? अगर आपका उसका उम्र कितना साइड है? 43।
43 ओके। जोमेटो अभी 6 महीने में एक बार लेने के लिए बोला है। हाँ जोमेटो हाँ बोला है उस हाँ, उसमें तो ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सिर्फ जब जोमेटो इंजेक्शन लेते हैं 1-2 दिन के लिए थोड़ा बॉडी पेन फीवरिश जैसा रहेगा। अदरवाइज इट इज वेरी सेफर ड्रग एक्चुअली। और बट दांत का कुछ 3 महीने इधर और उसके बाद आपको दांत का प्रोसीजर कुछ भी नहीं करवाना है। सिर्फ यही चीज वो ध्यान मुझे रखना। सबसे ज्यादा मुझे वही प्रॉब्लम हो रही है, जो ओएनजी, जो दांत का आप बोल रहे ओएनजी, हाँ आई फॉरगॉट द फुल नेम। सो वो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि नहीं, दांत आपका का तो दांत का कुछ नहीं, प्रॉब्लम है। दांत का तो होता ही है, और किसको दिखाना पड़ेगा दांत में, कोई भी नहीं ऐसे। नहीं, ये इंजेक्शन हम्म, देने से दांत का प्रॉब्लम सभी को नहीं आएगा। अगर ये दांत का प्रोसीजर इंजेक्शन लेते समय दांत का प्रोसीजर करते हैं, वो डेंटल एक्सट्रैक्शन करते हैं, तब थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा। वो ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। हाँ वो इंजे बोलते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। लेकिन इंजेक्शन लेते ही सभी को नहीं आएगा, बहुत कम परसेंटेज में आता है ये। इसीलिए 3 महीने पहले इंजेक्शन लेने से पहले और 3 महीने इंजेक्शन लेने के बाद ये डेंटल प्रोसीजर नहीं करवाना है, वो एडवाइस हम देते हैं। तो उसमें मैं करूं क्या? मेरे यहाँ बोला कि 2 महीने पहले, लेकिन वो हाँ, बता ही नहीं रही कि क्या कराऊं मैं। यहाँ पे तो तो नॉर्मल आपका क्लीनिंग डेंटल होती प्रोसीजर है। 2 महीने हुआ है और इंजेक्शन ले लिया है, ये बोल रहे हैं। नहीं, अभी मुझे लेना है इंजेक्शन, हम्म। और अभी डेंटल प्रोसीजर कुछ नहीं कराया है, क्योंकि वो तो नॉर्मल प्रोसीजर होगा, लाइक क्लीनिंग बस ऐसे। तो क्या चीज नहीं कराना चाहिए? नहीं, अगर बीच में वो कोई डेंटल प्रॉब्लम आ एक्सट्रैक्शन गई नहीं तो? करवाना है। डेंटल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं ना, क्लीनिंग वो सभी कर सकते हैं। क्लीनिंग वो सभी कर सकते हैं, लेकिन डेंटल एक्सट्रैक्शन वो नहीं करना है। तो ब्लड निकल नहीं आना है। डेंटल एक्सट्रैक्शन में क्या आता है, लाइक केरिस टूथ फिलिंग? होते हैं। तो उसको जब डॉक्टर साहब निकलना चाहते हैं डेंट टूथ, वो निकलवाना नहीं है। और रूट जब कैनाल? समटाइम्स वो क्या बोलते हैं, वो प्लाक रहते हैं ना, प्लाक निकालने के लिए वो प्रोसीजर करेंगे जब ब्लड निकलता है, वो सभी नहीं करवाना है। तो गम इन्फेक्शन वो सभी होने का चांसेस रहेगा, तब वो ऑस्टियोनेक्रोसिस जा होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो लाइक मुझे बोला है नेक्स्ट मंथ, तो अब मैं उनको पोस्टपोन करने को बोलूं, और जो हाँ, भी है अगर वो मेडिकल डेंटल जाके, प्रोसीजर इतना अर्जेंट नहीं है तो वो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, इंजेक्शन लेके पोस्टपोन कर सकते हैं। या तो अगर डेंटल ये मैं प्रोसीजर पोस्टपोन अर्जेंट है कर सकती तो हूँ। वो डेंटल प्रोसीजर करके 2 महीने के बाद आप इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि ये ऑस्टियोपिनिया के लिए इतना इमरजेंसी नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हैं। बाद में भी ले सकते हैं ये जोमेटो? हाँ, जोमेटो 2 महीने के बाद, आपके प्रोसीजर करने के 2 महीने के बाद भी ले सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे नवंबर में ही बोला था, तो हम्म। मैं कि थोड़ा मैं डाइट प्लान और एक्सरसाइज करके थोड़ा इम्प्रूव कर लूं। हाँ, वो सभी कर तो सकते हैं। हम्म ये तो प्रिवेंशन के लिए है। तो प्रोसीजर, आप डेंटल प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट है तो वो पहले करवा के बाद में आप इंजेक्शन ले सकते हैं। तो सर एक चीज और पूछना था, जैसे मान लीजिए कि मैं ये लेती हूँ इंजेक्शन, एंड उसके बाद एक्चुअली इंजेक्शन नहीं, वो जैसे वो क्या बोलते हैं, आईवी से चढ़ाना वैसे, तो हम्म। वैसे रहेगा 1 आवर के लिए। तो उन्होंने बोला है अभी दे आर नॉट श्योर कि 3 to 5 years, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट्राजोल ले रही हूँ 6 year से। तो जब तक लेट्राजोल चलेगा तब तक लेना है, एंड डिपेंड्स ऑन द बोन डेंसिटी। तो हम्म। ऐसा भी होता है कि अगर मैं साथ में ये मेडिसिन लूं और साथ में मैं एक्सरसाइज और डाइट करूँ तो इम्प्रूव हो जाए? the bone health you are asking? या बोन हेल्थ, ऑस्टोपेनिया? हाँ, जो भी ऑस्टियोपिनिया होता है वो रिवर्स नहीं होता, लेकिन ऑस्टियोपिनिया से ऑस्टियोपोरोसिस होने का वो चांसेस कम करने के लिए ये देते हैं। वो ऑस्टियोपिनिया रिवर्स होके नॉर्मल बोन नहीं बनता। ऑस्टियोपिनिया ऑस्टियोपोरोसिस और ज्यादा वर्ष होने का वो प्रिवेंट करेगा, वो चांसेस वो प्रिवेंट करता है, जो भी जोमेटा और डाइट तो एक्सरसाइज करके। ऑस्टोपेनिया है तो मुझे क्या ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से भी मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिलने में भी सिर्फ यही दवाई आपको एडवाइस करेंगे, वो जो भी जोमेटो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है। इसके लिए और ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि ये लेट्रोजोल टैबलेट से थोड़ा ये ऑस्टियोपिनिया और वीकनेस ऑफ बोन्स होता है, इसकी वजह से वो प्रिवेंट करने के लिए, ज्यादा ना होने के लिए ये इंजेक्शन दे रहे हैं हम। तो जब मैं लेट्राजोल छोड़ दूंगी, लाइक 4 years के बाद या ऐसे,
क्योंकि यहाँ पे 10 इयर्स है, वहां पे भी 10 इयर्स ही होगा, हाँ तो 10 उसके ईयर्स बाद तो नहीं चलाएंगे ना, 4 इयर्स यूजुअली के नहीं बाद। चलाएंगे, 10 ईयर्स ही तक देंगे। तो उसके बाद ये मेरा थोड़ा सा बेटर हो थोड़ा कम हो जाएगा। सकता है आपका, ऑस्टियोपिनिया से ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा। तो अगर ये जो मैं दवाई स्टार्ट कर देती हूँ, साथ में मैं एक्सरसाइज एंड खाने का केयर करती हूँ, देन इट विल बी नॉट रिवर्स, बिकॉज आई सॉ गूगल रिवर्स नहीं उसमें होगा, काफी। नॉर्मल बोन नहीं होगा वो। तो मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था ये, फिर ये जो यूजुअली हम ट्रीटमेंट है। लेट्रोजोल शुरू करने से साथ साथ ही कर देते हैं हम। ओ, मेरी डॉक्टर ने मुझे ऑनकोलॉजिस्ट ने पूछा था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो लेट्रोजोल मैंने हम मना। शुरू करते हैं तब स्टार्टिंग महीने से ही, या 6 महीने के बाद हम ये जोमेटा इंजेक्शन शुरू कर देते हैं, मैं 6 महीने में एक बार। तो उन्होंने मुझे बोला था, बट शी डिडंट मेंशन कि इतना जरूरी है, बस कि इफ यू अच्छा, वांट यू कैन स्टार्ट दिस। ओके ओके। तो मैंने फिर maybe because you मना are कर दिया। 43 years young, I think maybe that is why it might have missed something like that. और अभी नाउ कि नहीं नहीं ये ले लो, कोई वो नहीं है। तो ऑस्टोपीनिया अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं, एवरीथिंग कुछ आई प्रॉब्लम कैन डू। नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस रनिंग। रहेगा तो आपका बोन बहुत बहुत फ्रेजाइल रहेगा। ऑस्टियोपिनिया है तो अभी तो इंजेक्शन दे रहे हैं ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस कम रहेगा। तो आप यहाँ इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं आपका बोन हेल्थ। बट मैं जो जंप वगैरह वो एक्सरसाइज एंड हाँ, कर सारी सकते एक्टिविटी हैं। कर सकती हूँ। इतना नहीं है कि आपका 20-30 ईयर्स में जब जैसा करते हैं ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सावधानी लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ब्रिटल नहीं होता ये ऑस्टियोपिनिया है तो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि बोलते हैं कि ऑस्टोपेनिया या ऑस्टोपोरोसिस आपका अच्छा होएगा, मींस लाइक इफ यू विल जंप एंड यू विल डू सम वेट एक्सरसाइज। तो अगर जंप ही नहीं कर सकते तो कैसे मैनेज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जंप करने से ही आपका ऑस्टियोपिनिया इम्प्रूव होता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मॉडरेट और ब्रिस्क वॉक आल्सो इट विल इम्प्रूव द बोन हेल्थ। आप ओके ओके। वो स्किपिंग वो करने से ऑस्टियोपिनिया इम्प्रूव नहीं होता। तो एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया जो भी, तो 2 इयर्स चला, तो ये जो टीथ का है ओएनजी प्रॉब्लम, वो हाँ, स्टार्ट होते ही नहीं होगा? वो जितना ज्यादा डोज होगा उतना ज्यादा रिस्क है? नहीं नहीं, मैं बोला ना कि ये बहुत बहुत कम लोगों को मिलता है, ये आता है वो ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा बोल रहा है ना कि बहुत डेंटल हाइजीन इज नॉट मेंटेन्ड वेल, पूर डेंटल हाइजीन इज है। और ये जब जोमेटो लेते हैं तब कुछ डेंटल प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन वो सभी करते हैं, उन्हीं लोगों में थोड़ा रिस्क तो भी नहीं होगा। सभी लोगों में जो एक्सट्रैक्ट करते हैं सभी लोगों में नहीं होता, कभी कभी को अगर 10 लोग जोमेटो लेते हैं और तब एक्सट्रैक्शन करते हैं, 10 लोगों को भी ये इंजेक्शन ये ओएनजी नहीं होता, 1-2 लोगों को होता है। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ये पूछना था कि लाइक मतलब मैं थोड़ा सा 100% प्रिकॉशन के इसमें कर रही हूँ, बस इतना पूछना है कि स्टार्टिंग होते ही नहीं होता है बस? स्टार्टिंग लाइक जैसे ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तब ओएमजी नहीं तुरंत होता, ही नहीं नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता मैडम। नहीं होता मतलब? आई मीन आप पूछ रहे हैं कि इंजेक्शन लेते ही ओएमजे स्टार्ट होता है कि नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं ना? या अगर मतलब ये तो नहीं कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे नहीं होगा ऐसा कुछ, कि उसके साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं नहीं, बोल रहा ना वेरी रेयर साइड इफेक्ट है ये, इमीडिएटली नहीं आएगा वो आपको। जो भी रिस्क फैक्टर बोला ना कि पूर डेंटल हाइजीन और डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं तो ही होगा वो। बिकॉज ये तो 4-5 इयर्स तक चलने वाली चीज है, तो फोर हाँ, फाइव इयर्स जरूरत में नहीं, हम मुझे तो 10 बहुत। साल तक हमारे सभी पेशेंट्स ऑलमोस्ट वी हैव a record of almost 500 to 1000 patients, none of them has osteonecrosis of the jaw. ओके 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 सर, एंड एक्सरसाइज वगैरह से बहुत हेल्प हाँ, होती वो है। सभी करके रहिए या करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। कैन आई टेक यू विद, लाइक मैं आपसे अलग से भी पूछ सकती हूँ इफ आई हाँ हैव हाँ, एनी वो जना क्वेश्चन? को पूछ लीजिए, वो नंबर शेयर कर देंगे, आप डाउट्स कर सकते हैं। जी ओके ओके, थैंक यू सर, जी थैंक यू। कविता जी, आप अपना नंबर मुझसे मेरे साथ चैट बॉक्स पे शेयर कर सकती हैं, एंड उसके बाद हम लोग आपको कनेक्ट करा देंगे। एंड जी,
अच्छा, कविता जी से तो अभी बात हो गई है। एंड शांता जी, मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी कि आप अपना नंबर दे दीजिए। ऑलरेडी टाइम काफी एक्सीड हो गया है, सो हम लोग अभी और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, बट मैं होप करती हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्द वापस कैसा इंटरेक्टिव सेशन करेंगे एंड आप लोग के डाउट्स करेंगे। अगर आप डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग सेशन के बाद आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट भी करवा देंगे। आप एक इंटरेक्टिव सेशन ही कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। एक आप इंटरेक्टिव जी सेशन भी रख सकते हैं, तो सभी जी क्वेश्चंस सर, पूछ सकते हैं। दैट्स सो नाइस सर। हम लोग जल्द से जल्द वापस करेंगे जी, एंड ऑल सबके क्वेश्चंस हम लोग वापस से डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। ऑलरेडी अब तो टाइम काफी एक्सीड हो गया है, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी नॉलेज शेयर करी एंड आई एम श्योर कि इससे कई पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स एंड सर्वाइवर्स की हेल्प हुई होगी। एंड हम लोग जल्दी से वापस सेशन प्लान करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स फॉर थैंक यू। जॉइनिंग।